तो वेलकम है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेबस इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आराम से सब चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखिए जेएसएससी में जितने भी लोग अप्लाई किए हैं 2532 पदों पे भर्ती आई थी। कितना? 2532 पदों में। ठीक है, इसी का डिटेल में सिलेबस जानेंगे। गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे मत देखिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से पद हैं और किसके लिए क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है, इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं कम्प्लीटली तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। साथ ही मैंने ये बताना है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट सीट है आपका फार्मासिस्ट के। ठीक है, दूसरा पोस्ट है आपका प्रयोगशाला आपका प्रावैधिक, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लेबोरेटरी टेक्नीशियन। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट। और चौथा है हमारा आपका परियाचिका श्रेणी ए, मतलब कि ग्रेड ए नर्स का। ठीक है, इन चारों का सिलेबस जानेंगे। ये होते हो गया वैकेंसी जो कि निकली हुई थी। अब देखिए परीक्षा का स्वरूप, आपका जो वैकेंसी आया था एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर के 17 में परीक्षा के बारे में बताया गया है, 17, 18, 19 के बारे में। ठीक है, चलिए तो देखिए बोला गया है कि जो आपका परीक्षा का स्वरूप होगा, एग्ज़ाम का स्वरूप होगा, वह कुछ इस टाइप से होगा। पहला चीज़, आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। ठीक है, तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, OMR पेपर पे होगा। ठीक है, मेरी मम्मी बुला रही है। हाँ खाबो। सॉरी मैंने ज़ोर से हल्ला किया क्योंकि अगर आवाज़ नहीं देते तो मेरी माँ ऊपर आ जाती। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन नहीं होने वाला है, ऑफलाइन होगा। ठीक है, दूसरा चीज़, आपका एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर आधारित ली जाएगी, OMR या कंप्यूटर आधारित ली जाएगी तथा किसी भी एक चीज़ मैंने गलत बोला, यहाँ पे लिखा है OMR और कंप्यूटर आधारित। मतलब दोस्तों ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की संख्या कम रहेगी, ठीक है, अगर अप्लाई करने वालों की संख्या बिलो 1 लाख रहेगी, 1 लाख से कम रहेगा, तब आपका जो है ऑनलाइन हो सकेगा। लेकिन अगर अप्लाई करने वालों की संख्या 1 लाख से ज़्यादा हो गई तो आपका एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन मोड में होगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट हो जाएगा उस टाइम पे जो है आपका एग्ज़ाम, उतना सिस्टम नहीं है झारखंड में। ठीक है, उतना कंप्यूटर नहीं है, तो एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होने का चांस है, मैक्सिमम चांस। अब देख लेते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि परीक्षा का पाठ्यक्रम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, वो डिपेंड जो भी करे, आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टेस्ट लगाया कीजिए। ठीक है, एक दिन OMR पे लगाइएगा, एक दिन कंप्यूटर पे। अब देख लेते हैं परीक्षा का स्वरूप क्या है। तो देखिए परीक्षा का स्वरूप जो है आपका, परीक्षा एक चरण में ली जाएगी। ठीक है, यानी कि आपका एग्ज़ाम जो है एक ही दिन होगा, ओनली 1 डे एग्ज़ाम होगा, 1 डे एग्ज़ाम है आपका। ठीक है, जितना भी होगा, और एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वह सभी आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। कैसे रहेंगे? ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, कितना मार्क्स का रहेगा? तो 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। अभी हम लोग जानेंगे उसके बारे में। अरे भाई लाइन भी कट गया यार, गांव में तो यही होता है हम लोग का। अगर आप गांव के होंगे तो आपको मालूम होगा, एक से एक सामना यहाँ पे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया, एग्ज़ाम एक दिन में लिया जाएगा। साथ में परीक्षा में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ओनली ऑब्जेक्टिव। 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें से एक सही उत्तर चुनना होगा। अब बोलिएगा क्या हमारा ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा? नहीं, आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। आपको फुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पूरा जितना क्वेश्चन आएगा 50 का 50 अटेम्प्ट करना है। एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई गलत करने पे अंक नहीं काटा जाएगा। ठीक है, नोट करते चलिएगा। अब देखिए बोला गया है यहाँ पे कि लिखित परीक्षा के विषय में। साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि आपका जो परीक्षा होगा, यहाँ पे देखिए बोल दिया गया है 50 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा, इसमें टाइम कितना दिया जाएगा? तो टाइम जो है आपका 1 घंटा दिया जाएगा, 1 घंटा। ठीक है, 60 मिनट दिए जाएंगे टाइम, नॉन नेगेटिव मार्किंग, 50 क्वेश्चन। लेकिन आप बोलिएगा क्या 10th 12th या फिर हमने जो कोर्स किया है अपना टेक्निकल वाला, इसके अंक भी जुड़ेंगे? हाँ, इसके अंक भी जुड़ेंगे। मैट्रिक से शुरू करते हैं। मैट्रिक में अगर आप 60% या उससे ज़्यादा अंक लाए हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे मेरा 76% है तो हमको 20 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आप मैट्रिक में 60% या 60% से कम मार्क्स लाए हैं, ठीक है,
पॉइंट लाए हैं। अगर कोई 60% लाया तो कितना मिलेगा, 60% लाया एकदम एग्जैक्ट, ठीक है, चाहे 60.12 कुछ भी हो, 66 पहुंच गया मतलब आपको 20 मार्क्स, और 55.99 है फिर भी आपको 15 मार्क्स। समझ गए बात को। और 45% से कम रहेगा तो 10 मार्क्स, ठीक है। वैसे जनरली सबका यहाँ पे आपको 60% प्लस होता है, तभी आप लोग ये कोर्स करते हैं। फिर भी जो भी हो 20 मार्क्स, समझ गए। फिर बोलिएगा हमने जो मैट्रिक के बाद इंटर किया, क्या इसका भी मार्क्स जुड़ेगा? हाँ, इसका भी नंबर जुड़ेगा, सेम टू सेम। 60% से ज़्यादा है तो 20 मार्क्स, 60% से 45% के बीच में है तो 15 मार्क्स, और 45 से कम है तो 10 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से आपको 20 मिल गया, यहाँ से भी 20 मिल गया। जैसे मेरा 76 इसमें भी है, इंटर में भी और 10th में भी है। अब बाई जो भी बोलिए मेरा सेम है, तो मेरा 20-20 मार्क्स मिल जाएगा। अब जैसे हमने बीएससी नर्सिंग कर लिया है, ठीक है, चाहे टेक्निकल कोई कर लिया है, एक्सरे टेक्नीशियन कर लिया है, चाहे फार्मासिस्ट कर लिया है, ठीक है, कोई भी कोर्स किया हो, चाहे आप जो भी बोलते हैं क्या है, ग्रेड ए नर्स, टेक्नीशियन, ठीक है। तो जो भी आप कोर्स किए हैं, सपोज दैट मेरा उसमें 75% मार्क्स आया या फिर 65% मार्क्स आया। जनरली आदमी का 60 to 80% के बीच में रहता है मार्क्स, ठीक है। तो उनको जो है 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका 60% या उससे ज़्यादा है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, अगर उससे कम है तो आपका जो है 7 मार्क्स मिलेंगे। 45% तक, 45 से भी कम है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो बात इतना है कि 20 मार्क्स मिल गया हमको मैट्रिक में, 20 मार्क्स मिल गया हमको इंटर में, और 10 मार्क्स मिल गया हमारा ये कोर्स में। मतलब 50 मार्क्स तो मेरा ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब बात है 50 मार्क्स का। तो 50 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे जो आदमी 50 का 50 उठ जाएगा, जैसे मेरा बात किया जाए तो मेरा 50 का 50 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे सब में 75% एबव मार्क्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो 50 में 50 ले लिए, और 50 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। कुल मिला के दोस्तों 100 मार्क्स रहेगा। इन 100 मार्क्स में आपको मेरिट दिया जाएगा। साथ में अगर कोई कैंडिडेट जो सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, ठीक है, काम कर रहा है चाहे काम करता था, अगर उसने 1 साल काम किया है तो उसको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर कोई कैंडिडेट 2 साल काम किया है तो उसको और 5 मार्क्स, मतलब जितना साल काम किए हैं उसके अनुसार 5-5 मार्क्स आपको देता जाएगा। हाँ, लेकिन मैक्सिमम 10 साल तक ही दिया जाएगा, मतलब मैक्सिमम 50 मार्क्स ही आपको दिया जाएगा। अब बोलिएगा तो फिर 100 मार्क्स कहाँ हुआ, 150 मार्क्स तो हो गया ना। हाँ, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में काम करने वाले कैंडिडेट बहुत कम है, इसलिए ये मार्क्स बहुत कम लोगों को मिलेगा, ठीक है। प्रेशर कैंडिडेट भी इसमें फाइट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि कुछ कैंडिडेट होंगे, लगभग 400-500 कैंडिडेट, जो कि ये आपका हॉस्पिटल से होंगे, और उनको 2 साल 3 साल लोग काम कर चुका है, तो उनको मार्क्स मिल जाएगा 15 नंबर 10 नंबर मार्क्स मिल जाएगा। तो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि जो लोग एग्ज़ाम हॉस्पिटल में बैठते हैं, उनको काम करते होंगे तो एज भी काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है। तो उनको जो है एग्ज़ाम में मार्क्स थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त हो चुके होंगे। अगर फॉर्म भी अप्लाई करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में मार्क्स ज़्यादा लाना है, ठीक है। कुल मिला के 150 मार्क्स होगा, 50 मार्क्स सबको मिलिए जाएगा, 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। अब हम लोग इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे बोला गया है कि मुख्य परीक्षा के आधार पर आपका मेधा सूची निर्माण, और यहाँ पे देख लीजिए उपयुक्त कंडिका जिसके आधार पर अंक प्रदान किया जाएगा। चलिए देखते हैं। तो इसमें जो है आपको यहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट जनरल कोटा है और या ईडब्ल्यूएस से 40% से ज़्यादा कम मार्क्स लाता है तो उसको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप रिटर्न एग्ज़ाम में 40% या उससे कम लाते हैं तो फेल कर दिया जाएगा। दूसरा है 32% किसके लिए है, तो महिलाओं के लिए, और साथ में अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, ठीक है, और अगर आप महिला हैं तो आपको 32% मार्क्स लाना ही पड़ेगा। अगर आप पिछड़ा जाति के हैं तो 34% मार्क्स लाना ही पड़ेगा। अगर आप BC2 हैं तो आपको 36.5 मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आप आदिम जनजाति हैं तो अगर आप 30 भी मार्क्स लेते आते हैं, जैसे कि असुर हो गया, कोरबा हो गया, ठीक है, तो वो 30 मार्क्स से भी पास हो जाएंगे। लेकिन ये मेरिट नहीं है, इतना पास करना है, ठीक है। जब आपका हो जाएगा एग्ज़ाम, अभी आपने तो सिलेबस नहीं बताया तो फिर एग्ज़ाम कैसे हो जाएगा, बताएंगे यार, वेट करो। सिलेबस अभी देखिएगा ना, बहुत बड़ा है, दिमाग ख़राब हो जाएगा आपका। तो अब देखिए,
अब जो है अभ्यर्थियों का जब एग्ज़ाम हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में निकल जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद दोस्तों आपकी जो है सिलेक्शन दिया जाएगा, बाय पोस्ट आपके घर आ जाएगा ज्वाइनिंग लेटर, और आप लोग ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। फिर 1 मंथ का सैलरी आ जाएगा, ठीक है। 5% हमको भेज दीजिएगा हम भेज देंगे अपना व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं सिलेबस, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सिलेबस चारों का देखेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, एक एक करके सबका टाइम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस फॉर लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, ठीक है। प्रयोगशाला वाहक जिसको बोलते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसका सिलेबस देखिए। आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है प्रयोगशाला वाहक के अंतर्गत, सबका बताएंगे, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। फंडामेंटल ऑफ, ये है फिजियोलॉजी एंड बेसिक बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ फिजियोलॉजी। तो आपको ये ए नंबर पढ़ना है, पूरा का पूरा जितना चीज़ यहाँ पे दिया गया है, इन सभी चीज़ों को आपको बुक लेके पढ़ पाइएगा तो ठीक है, और बुक नहीं मिल पाएगा तो जहाँ से पढ़िए, इंटरनेट से पढ़ना है तो इंटरनेट से पढ़ के एक एक पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा। ये आपके लिए नहीं, जितने भी 4 प्रकार के पोस्ट हैं चारों के लिए, ठीक है। बेसिक ऑफ बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। और ये सारे टॉपिक दे दिए गए हैं, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, ये जितना भी टॉपिक दिया गया है इन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना है। इससे ज़्यादा एक भी नहीं पढ़ना है यार। इतना अगर आप पढ़ लिए ना, बस इस सिलेबस को अगर आप पढ़ के जाइएगा ना, तो यकीन बोल रहा हूँ 20 नंबर से ज़्यादा मार्क्स आपका सिलेबस सही आ जाएगा, 20-25 नंबर 25 नंबर के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, 20 नंबर आपका सिलेबस ही दे देगा, बस सिलेबस को अगर आप याद रखिएगा तो, ठीक है। तो फिर पढ़ना है आपका, देखिए, हेमेटोलॉजी एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। वैसे मैंने पैथोलॉजी पे काम किया है 3 साल, लेकिन मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था, बस मैं इंटर किया और पैथोलॉजी में काम करने लगा। एक्सरे भी करता था और ब्लड एंड जो भी था पैथोलॉजी से रिलेटेड वर्क सारे कर देते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं था। फिर आपका बायोकेमिस्ट्री है, जनरली बायोकेमिस्ट्री का सेक्शन ज़्यादा है इसमें, ठीक है। देखिए जितना भी है एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, सब पढ़ लेना है आपको। उसके बाद ये साइटोलॉजी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेना है, मतलब थोड़ा क्या, पूरा जानना होगा जितना भी आपका सिलेबस दिया गया है। जी नंबर, उसके बाद ब्लड बैंक के बारे में भी कभी कभी आपको काम दे दिया जाता है ब्लड बैंक में, ठीक है। तो ये यहाँ तक जानना है आपको, ठीक है। वायरोलॉजी तक को आपको जान लेना है, ये इतना आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ तक, समझ गए ना। ये था किसका, तो लेबोरेटरी असिस्टेंट का। अब आता है शुरू एक्सरे टेक्नीशियन को। इनको क्या पढ़ना है, अब बोलिएगा इनको क्या पढ़ना है, इनको यार वही पढ़ना है केबिट टाइमिंग ना, एक्सरे ऑफ एपी व्यू, एलटी व्यू, एक्सरे ऑफ रिप, एक्सरे ऑफ एल्बो, क्या क्या बोलते हैं उसको, एक्सरे ऑफ रिस्ट जॉइंट, चलिए जो भी है, ठीक है। तो देखिए इसमें पढ़ना है आपको ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में एंड फिजियोलॉजी के बारे में, आपको बोन वगैरह के बारे में अच्छे से जानना होगा, जॉइंट वगैरह कहाँ पे कौन सा होता है, ठीक है। फिर आपको जानना होगा रेडियोलॉजी, फिजिक्स, रेडिएशन, ठीक है। फिर आपको जानना है फिजिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, फिर एक्सरे मशीन के बारे में जानना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो एक्सरे फिल्म के बारे में जानना है, कौन सा कंपनी की फिल्म मंगाते हैं जी, फूजी ना क्या क्या है आपका, मैं भूल रहा हूँ कंपनी सबका नाम, जो भी था, ठीक है। फिर आपको सोडियम थायोसल्फेट के बारे में जानना है, फिक्सर डेवलपर जो पुराना मशीन था, पुराना एक्सरे सिस्टम था, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेना है, ठीक है। क्लिनिकल रेडियोलॉजी, इसके बारे में जानना है। ये 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर तक यहाँ तक पढ़ना है आपको, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल इन रेडियोलॉजी एंड रेडिएशन सेफ्टी, पूरा एप्रोन वगैरह सब के बारे में जान लेना है, ठीक है, पूरा यहाँ तक। देखिए दोस्त, मैं आर्ट्स का कैंडिडेट हूँ, मैं अन्य आर्ट्स ग्रेजुएशन से किया है और एमए भी मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट्स से ही हुआ है, तो मुझे बेसिक नॉलेज है बस, ठीक है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेडिकल फील्ड में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। तो तीसरी पोस्ट जो है हमारी, सिलेबस फॉर फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का सिलेबस सबसे बड़ा है और सबसे टफ है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है आपको मैथ भी पढ़ना है और मेडिसिन के बारे में भी पढ़ना है, कंप्यूटर के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपका देख लीजिए, यहाँ से शुरू हो जाता है सिलेबस, ठीक है। इन सभी का पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर पार्ट 2 आता है, फार्मास्यूटिक्स के पार्ट 2, ठीक है। फिर आपका केमिस्ट्री वगैरह भी आएगा, ये देखिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पार्ट 2, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अकाउंट्स वगैरह भी अभी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ से शुरू हो जाता है नेक्स्ट पार्ट, मेडिसिन के बारे में आपको डेंजर जानकारी रखना होगा। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी रखना होगा। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में भी जानकारी रखना होगा। इनका सिलेबस सबसे बड़ा है क्योंकि इनको जो है सब चीज़ पढ़ना है, सब पढ़ना है एकदम, ठीक है। मैथ से लेकर के पूरा बायोलॉजी से लेकर के पूरा कंप्यूटर तक। हेल्थ एंड एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी आगे देख लेते हैं। देखिए फिर है आपका फार्मालॉजी एंड टैक्सोलॉजी, शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा नहीं हो रहा है। आगे देख लेते हैं। तो ये था पूरा का पूरा। यहाँ से फिर आपका ड्रग वगैरह के बारे में शुरू हो जाता है, मेडिसिन के बारे में, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कॉमर्स आ जाता है आपका। फिर अकाउंटेंसी भी आपको पढ़ना है कैश वगैरह, ठीक है, कहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है ध्यान रखिएगा ना। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी पार्ट 1, ये देख रहे हैं, इतना पूरा पढ़ना है इनको। फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी पार्ट 2, इतना तक पढ़ना है, ठीक है। अब अंतिम आता है हमारा यहाँ पे सिलेबस फॉर ग्रेड ए नर्स। इनका सिलेबस बहुत छोटा है, सिंपल है और सैलरी भी इसमें मस्त है, ठीक है। तो देख लेते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, सबसे फर्स्ट में आपको यही पढ़ना है, एकदम मस्त, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक साइंस पढ़ना है, एकदम इजी इसमें है। फिर है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ना है। आगे देख लेते हैं हेल्थ प्रोमोशन के बारे में पढ़ना है, हेल्थ प्रमोशन। और अगर आप में से कोई हैं ऐसा जो सर्टिफिकेट लेके केवल घर में बैठे हैं तो मुझे लगता है आप लोग काम भूल गए होंगे, इसलिए काम हम करा कीजिए। मेरी एक दोस्त है CHO में सिलेक्टेड है, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है। तो और एक मेरा प्राइवेट दोस्त है, वो प्राइवेट में काम करता है, लगभग कितना प्राइवेट में काम करता है यार, 15,000 में, ठीक है। और ये जो CHO है इसको लगभग 25 से 30 हज़ार हर मंथ ये ले लेती है, ठीक है। जाती है अपना टाइम पे है, ये थोड़ी फीमेल है, ये मेरा मेल है दोस्त, ठीक है, जो प्राइवेट में काम करता है। मैंने इनसे एक बार पूछा कि हमको एक हीमोग्लोबिन चेक कराना था, बोले कि यार थोड़ा सा मेरा सैंपल कलेक्ट कर दीजिए ना। तो बोलते क्या हम भूल गए हम बोले यार आप CHO हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, और आप सैंपल कलेक्ट करने भूल गए हैं। तो इसलिए दोस्तों प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है। विथआउट प्रैक्टिस ना आप पैसा कमा लीजिएगा लेकिन नाम नहीं कमा पाइएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है, आपके साथ ऐसा ना हो। और वो जो मेरा प्राइवेट का दोस्त है वो बोलता है कि दोस्त आप हमको केवल हाथ तो दे दीजिए और वैन पकड़ में आ जाए, आंख बंद के हम आपका सैंपल कलेक्ट कर देंगे इतना कॉन्फिडेंस है। तो प्राइवेट आदमी यही होता है, ठीक है। आप लोग गवर्नमेंट में अगर सिलेक्शन ले लेते हैं इन फ्यूचर, तो आप लोग ये मत कीजिएगा कि यार हमको अभी अब बैठ के खाना है, अब चलो जो होगा आराम से काम करेंगे ना, आराम से जाएंगे ना, ऐसा कीजिएगा दोस्तों। तो सही से बता रहा हूँ, आपको नहीं ज्वाइन करना होगा, छोड़ दीजिए। अगर आप तन से मन से देश में सेवा करने के लिए इच्छुक हैं, तत्पर हैं, तभी ज्वाइन कीजिए, नहीं तो फिर अगर आप केवल पैसा कमाना चाहते हैं तब फालतू है आपके लिए, ठीक है। तो मैं कहूँगा प्लीज़ आप लोग अपना काम को बखूबी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में जानना है, मिडवाइफरी के बारे में जानना है, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट के बारे में जानना है, और बस आपका सिलेबस कंप्लीट। इतना छोटा सा है आपका नर्सिंग का सिलेबस, ग्रेड ए नर्स, ठीक है। तो बहुत छोटा सा है आपका। प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में नहीं बताया था, हेल्थ प्रमोशन, ठीक है, इतना ही छोटा। सबसे बड़ा सिलेबस है फार्मेसियों का, और उसके बाद चारों का मैंने बता दिया। ये टोटल 30 पेज का PDF है, सब का PDF मैं मर्ज कर दिया हूँ साथ में, तो सब का एक ही साथ PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। क्या करना है अब आपको, कैसे तैयारी करना है जान लीजिए, ठीक है। अगर आप में से मैक्सिमम लोग तो काम ही करते होंगे कहीं ना कहीं पे, और काम करते हैं तो काम करते रहिए, काम मत छोड़िए, ठीक है। डेली सबसे पहले सिलेबस का एक नोट्स बनवा लीजिएगा, जितना भी आपका सिलेबस है इन सिलेबस का आपको एक नोट्स बना लेना है, ठीक है। नोट्स रेडी कर लीजिएगा हाथ में लिख के, और इससे क्या होगा आपको याद भी हो जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है। और प्रत्येक दिन एवरीडे आपको एक चीज़, एक टॉपिक को कंप्लीट करना है, ज़्यादा नहीं, एक, ठीक है, एक। और अगर आप मैक्सिमम कर पाएँ तो 3 कर दीजिए, लेकिन 3 से ज़्यादा फिर मत कीजिएगा, क्योंकि 3 से ज़्यादा कीजिएगा तो फिर आपका
माइंड रिकॉल नहीं कर पाइएगा, आपको रिवीजन भी करना है, ठीक है। प्रत्येक दिन 1 या मैक्सिमम 3 सिलेबस को पढ़ना है। कहाँ से पढ़िएगा? अगर आपके पास बुक है तो बुक, ठीक है। मार्केट में शायद बुक अवेलेबल नहीं मिल पाएगा इसका, अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिल पाए तो मैं कहूँगा सबसे बेस्ट तरीका है जैसे ये आपका है, ठीक है, केयर एंड हैंडिंग ऑफ लेबोरेटरी एनिमल, सपोज दैट यही। तो इसको जो है क्या करना है, सबसे पहले इसका हेडिंग लिख लीजिए, फिर आपको फ्लूइड पढ़ना है। तो पूरा हेडिंग आप गूगल पे सर्च मारिए, जो भी आएगा सब एक एक करके पढ़ते जाइए, और इन सभी टॉपिक को एक एक करके आप लोग हैंडल करते जाइए, नोट बनाते जाइए। इतना अगर आप कर लिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए ऑब्जेक्टिव, और गूगल से पढ़ाई कीजिए। डेफिनेटली दोस्तों आप लोग सिलेक्शन ले जाइएगा अगर इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो। बाकी बुक आपका होना चाहिए, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और ना मिले तो गूगल का सहारा लेके पढ़िए। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, JSSC के बारे से कभी मत रहिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं JSSC सिजिल का प्रिपरेशन कर रहा था यार, 8 महीना प्रिपरेशन किया, और सच बता रहा हूँ पूरी फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई किया था, ठीक है। एवरीडे 8 घंटा, 6 घंटा से 8 घंटा पढ़ाई करता था, और देख रहे हैं ना अभी JSSC सिजिल का हाल, बर्बाद कर दिया एक तरह से। 8 घंटा मतलब 8 महीना 9 महीना का मेरा टाइम। चलिए जो भी होगा इस तरह से आपको पढ़ना है, सिलेबस मैं दे रहा हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया। जो भी होगा अच्छा होगा, मेहनत अगर आप करते हैं तो रंग लाएगा, लेकिन मालूम नहीं कब रंग लाएगा, मैं भी मेहनत करता हूँ यार। चलिए जो भी है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय। इसका पूरा का पूरा PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। तो डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ाई कीजिए और अपना काम करते रहिए। पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अगर आपका एज हो गया है तो मैरिज वगैरह भी कर सकते हैं, 25 प्लस हो गए हैं तो, ठीक है। फीमेल हैं 24 प्लस हो गए हैं, 23 प्लस हो गए हैं तो आप लोग कर लीजिए। मेल है तो 25 प्लस है तो कर लीजिए। ये सब नौकरी वगैरह एक मोह माया है। बाय बाय। आप बोलिएगा जाते जाते क्या वर्ड बोलती हैं जी, आए।